इस सेल के अध्यक्ष या कन्वीनर संयोजक विजय जी, गोपाल जी अग्रवाल जो इकोनॉमिक सेल के कन्वीनर है, और राजस्थान से आए, मैं आपका भाषण भी सुन रहा था, अनिल जी अग्रवाल, तो और बाकी सारे भाइयों। एक्चुअली ये राउंड टेबल का बैठक होना चाहिए था, लेकिन वहाँ चूंकि यहाँ मरम्मत चल रही है तो इसलिए ये राउंड टेबल नहीं हुआ, और ऐसा हुआ है कि कोई भाषण दे रहा हो, क्योंकि ये यू आर ऑल सीनियर, यू आर ऑल एक्सपीरियंस्ड एंड वी नीड टू डिस्कस, बट डिस्पाइट दिस अरेंजमेंट we'll perceive it as a round table and still we'll talk like that. So that's the way out. क्योंकि वो जीता जागता संवाद जो होता है ऐसी सारी चर्चाओं में, क्योंकि मैंने विषय देखे, मुझे बहुत प्रसन्न होता है कि एक बहुत ही देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं व्यापार के संदर्भ में, उन सभी मुद्दों पर आप विचार करोगे, और मुझे पूरी आशा है कि इस डेलिबरेशन के बाद आप जो कुछ एक मंतव्य आपका निकलेगा वो पार्टी के लिए भी कारगर और मार्गदर्शक साबित होगा. I hope and Vijay Bansal will do the needful, that take notes of what points are raised by various members and then prepare a concise, crisp note of what has happened, because that ultimately leads us to a further positioning of the party on various issues. The important point today, as Vijayji was saying, we are at a crossroad. See, we started with China few years ago. Today, our trade has galloped to $60 billion. But 20 billion is what we export to China, and 40 billion is what they export, means we import from China. So it is the same condition. And China, I started with China because China is a classic example of how the country can, with a policy initiative, can become a manufacturing hub of the world and exploit all the potential. As you know, China is really, I didn't draw economic style, just go to it, but China has really, we got in a way independence, and we started on the road same years, 47 and 48. Till 78, we both were having sluggish growth and nothing more in the planned regime. But they started opening up of economy in 78, and we started in 91. But it is not only the 13 years, gap of 13 years, what is causing the gap of today's performance of China and India. It is the government policy and initiative on the road to reform. Every minute and every hour, China is reforming. Learning from the past, learning from the present, thinking of future, taking note of opportunities and then exploit it fully. आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी कोई बन गया है तो चाइना बन गया. और मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं. मैं अभी अमेरिका में था तो उस दिन कोलंबस डे था शिकागो में, एंड वेदर वाज देयर. तो वहां एनआरआई के सारे लोग जमा थे. तो मैंने कहा ये कोलंबस तो भारत खोजने के निकला था. ये कोलंबस डे मत मनाओ, ये इंडिया डे मनाओ, क्योंकि कोलंबस थोड़ी ना अमेरिका ढूंढने निकला था. अमेरिका में कुछ था ही नहीं, बंजर भूमि थी. वो तो ढूंढने निकला था भारत को, क्योंकि भारत वॉज अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का 1/3 ट्रेड वॉज दैट फ्रॉम एंड टू इंडिया. 1/3 of the world trade, and today we are not even 1% of the world trade. ये हो गया. और ये क्यों हो गया? यानी उस समय हमारा इनोवेशन, उस समय हमारा इनिशिएटिव, उस समय हमारा रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड, मार्केटिंग, सब कुछ अच्छा था. लेकिन ब्रिटिशों ने अगर सचमुच में कुछ कत्ल किया हमारी,
तो लोगों को जो मारा वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो किया कि ट्रेड का सारा हमारा जो मेजर था, और हम भी इनोवेशन करने को समाप्त कर दिए, तो 150 साल में इतना फर्क हो गया कि फ्रॉम 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वी हैव नाउ नॉट इवन 1% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। और जो भी वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा है वो क्या है, नाउ इन ए स्पैन ऑफ 1 डिकेड फ्रॉम $20 billion, now the gap is nearly 120 billion dollars. So it's a huge thing. It is 1/3 of our forex. तो 3 साल में समाप्त होता अगर ऐसा चले तो। इसका मतलब है कि वी आर एट क्रॉस। अच्छा, क्या आ रहा है, और इसलिए जब आप विदेश व्यापार की चर्चा करोगे तो जरा वो सारे चार्ट्स उपलब्ध है कि कौन कौन सी वस्तु अभी आ रही है। उसमें जो कैपिटल गुड्स आ रहे हैं, we can welcome them, new technologies, capital goods that creates more production and manufacturing, and we can become supplier to the world with the help of that import. But those imports which are luxury imports and other imports, non-priority imports, are what worries us. And it is not only the imports. After all, import will be there. We are a democratic country. But the issue is that unless we start exporting more, our exports are growing year-on-year basis, but they should be growing in leaps and bounds. चीन आखिर 78 के बाद 30 साल के अंदर आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, और सबसे सरप्लस विथ एवरी कंट्री, इट इज इन सरप्लस विथ एवरी कंट्री। आज यूएस का अगर ओबामा का पैकेज था $700 बिलियन, तो फॉर बेल आउट, एक्चुअली दैट बेल-आउट पैकेज इज बीइंग बेल्ड आउट बाय चाइना, क्योंकि उनके पास ही सारा खजाना पड़ा है, उनके पास ही डॉलर है, अमेरिका के पास नहीं है। तो आज दुनिया को नचा सकते हैं चाइना, और हमारी वो पोजीशन हो सकती थी, लेकिन हमने रिफॉर्म को भी स्लो किया। सो आप एक बार रिफॉर्म की भी चर्चा करने वाले हो, यही तो मैंने देखा। हाँ, तो वो चर्चा होनी जरूरत है। अटल जी ने जो सपना देखा और जहां शुरुआत की इंफ्रास्ट्रक्चर को, इट वॉज नॉट ओनली हाईवेज, इट वॉज रूरल रोड्स, फार्म टू गो डाउन टू मार्केट, इट वॉज पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, it was freight, it was railway, all connectivities. So that was a revolution unleashed by Atal ji with a force, and I know very certain that when he unleashed the scheme of Golden Quadrilateral, the expenditure estimated was 70,000 crores in 1999, and people believed that government can't raise this much resources, but we could raise. And once, when in America, our delegation went and met the American president and said, your roads are good because you are rich. The president halted our delegation and said, no, we are rich because our roads are good. So that's the importance of infrastructure. And that infrastructure growth is very important. Now that is gone sluggish now. Last 7 years we have wasted those opportunities and built upon the momentum generated by Atal Bihari regime. So वो हमने नहीं किया, तो वो भी बात महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ा अच्छा विषय विजय जी ने रखा कि कृषि की संजीवनी क्या है, उसको रियल रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देना। क्योंकि जब किसान को पता होगा कि मुझे अच्छी कीमत मिलेगी, तो किसान पूरी तरह से देश को समृद्ध बना सकता है। लेकिन उसको ही अगर ज्यादा उत्पादन करेगा तो उसको पनिशमेंट तरह अगर कीमतें उसकी गिरती है, तो वो बेचारा परेशान होता है कि आलू का फसल आया, कोल्ड स्टोरेज में रखा, और आलू की इतनी भी कीमत नहीं मिलेगी कि कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा चुका है, तो इसलिए वो फेंक देना, वही के वही रखते हैं। हमारी ऑयल सीड का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। ऑयल सीड हमें जरूरत है, और आबादी बढ़ती है तो ज्यादा जरूरत होती है,
लेकिन ऑयल सीड में हम 2003 तक कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इंपोर्ट नहीं कर रहे थे एडिबल ऑयल। और आज स्थिति है कि एडिबल ऑयल हमारी जरूरत का 50% हम बाहर से ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देश के किसानों को लंबे समय के लिए प्राइसेस का गारंटी नहीं दिया। द गवर्नमेंट नीड्स टू गिव गारंटी टू द फार्मर्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड, फॉर ए डिकेड, दैट इट विल ग्रो लाइक दिस। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर साल 5% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, तो वैसे किसान के साथ भी जब तक नहीं होता तब तक वो उत्पादन में हमेशा ही प्रॉब्लम आएगा। और हम इंपोर्ट करते जाएंगे तो शुरू में तो इंपोर्ट का सस्ता मिला, लेकिन अब टैक्सेस वगैरह सब लोगों ने बढ़ा दिए तो वो गड़बड़ होने लगा। तो तेल की पूरी कीमत 100 रुपए तक जो पहुंच गई, उसका एक कारण है हमारा पॉलिसी फेलियर। सो द कॉमर्स सेल नीड्स टू डिस्कस दिस, बिकॉज देयर आर मेनी एस्पेक्ट टू द वर्ल्ड ट्रेड। नाउ देयर इज अ स्पेट ऑफ FTAs आर बीइंग एंटर्ड इनटू। कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं? एक समय था कि वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को भी हम एक तरह से कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो खुली व्यवस्था थी, क्योंकि उसमें पोजीशन पेपर, स्टडीज, इंपैक्ट्स, ड्राफ्ट सब कुछ लोगों को मिलता था ताकि लोग अध्ययन करके उस पर अपनी बात रख सके। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज द न्यू लेटेस्ट थिंग इज द FTAs, और FTAs में कुछ नहीं हो रहा है। FTA में कोई पारदर्शिता नहीं रही, न वहां मसौदा मिलता है, न इम्पैक्ट स्टडी के कंक्लूजन मिलते हैं। तो FTA जापान के साथ हो गए, एशियन कंट्रीज के साथ हो गया, अब रीजन के साथ हो रहा है, अब यूरोप के साथ हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है। तो सारे FTAs हो रहे हैं और पार्लियामेंट को भी नहीं। अभी हम गए थे इस्टोनिया एक छोटा सा देश है, रशिया से अभी बाहर आया और आजाद हुआ। अब 12 लाख आबादी का देश, लेकिन इस्टोनिया के पार्लियामेंट में जब हम बैठे सब पार्लियामेंटियंस के साथ, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ हर कोई जो देश का कोई भी दूसरे देश के साथ कोई ट्रीटी होती है, व्यापार की न हो, लेकिन उसको पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी होती है। और ये सरकार है कि जो पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं लेती, लोगों को बताती नहीं, और ये सरकार अपना अपना काम करती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज अब FTA के रूप में आ रहा है, उस पर अध्ययन करो, क्योंकि ये इशू है कि जहां इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी, इंटरेस्ट ऑफ फार्मर कम्युनिटी, कुछ क्षेत्रों में उसका उल्टा विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। तो आखिर वाणिज्य सेल करेगा क्या? व्यापार के संबंध में सारे मुद्दे, जैसे आपने अब बड़ा विवाद चला कि अटल जी के समय में शुरू हुआ था कमोडिटी एक्सचेंज विद द आइडिया दैट फार्मर विल गेट बेटर प्राइस। आज क्या 10 साल के बाद हुआ? रिव्यू करोगे कि नहीं? रिव्यू करते हैं तो समझता है किसान को कम फायदा हुआ, सटोरियों को ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा, इसमें भी पॉलिटिक्स और व्यापार देखना चाहिए। शरद पवार इज पॉलिटिशियन बट बेसिकली ही इज ए बिजनेसमैन, ट्रेडर पार एक्सेलेंस। उन्होंने क्या किया? ये जो देश में आजादी के बाद कभी भी एग्रीकल्चर, फूड एंड सिविल सप्लाई, 3 डिपार्टमेंट एक मंत्री के हाथ में कभी नहीं रखे थे, नेहरू जी ने भी और बाद में।